हेलो साथियों, नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आपको ही पता है कि हम एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को चला रहे हैं। हमने दो प्रैक्टिस सेट साइंस के ग्रुप पे डाल दिए हैं और आज एक रीजनिंग का भी डाला था हमने। तो आज जो हम नया प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं ये हमारा जीएस का है। जीएस के जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में रेलवे में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्टैटिक और जीके से एंड करंट अफेयर वगैरह से, उस की सामग्री हम तैयार करके लेकर आए हैं स्टैटिक जेके की, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने सभी ही टॉपिक वाइज जो हमने प्रैक्टिस सेट लिए हैं, जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं हमने, जैसे रीजनिंग का लिया है उसमें 25 क्वेश्चन हैं और तुम्हारा साइंस का उसके 25 क्वेश्चन हैं, और ये अब जो है हमारा जीएस का इसमें भी 25 क्वेश्चन है। आशा यही रहेगी आप सभी के लिए कि हम एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो है वो बेस्ट हो जाए। और जिस तरीके के हमारे अब जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट है, बनाया गया है आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त सभी को भेजें, शेयर करें इसे, जिससे कि लोग दोस्त आपके जो भी हैं जो नहीं प्रैक्टिस सेट कहीं से ख़रीद पाते हैं या कुछ भी है, ये कंटेंट बहुत ही बेनिफिट कंटेंट है और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आपके पेपर में, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे अब हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये जीएस का, आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जीएस का फर्स्ट। ठीक है, हम इसका एनालिसिस भी करेंगे और आपको इसके आंसर की दिखाएंगे। और आपसे एक विनती है कि आप हमसे पहले क्वेश्चन को टिक करें और टिक करने के बाद अपने एक कॉपी पेन रखें अपने पास और उसमें लगाएं, और उसके बाद हम आंसर की दिखाएंगे। आंसर की दिखाने के बाद हम आपको फिर इन क्वेश्चनों का एनालिसिस दिखाएंगे, इसमें मतलब किस तरीके से पूछे गए हैं। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये तो 25 क्वेश्चन हैं ही, और जो हम एनालिसिस करेंगे इन क्वेश्चनों का, हर एक क्वेश्चन का, तो उसमें कम से कम दो तीन क्वेश्चन और मिलेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन और मिलने का मतलब है आपके 25 ये और 25 समथिंग और मान लो, तो कम से कम 60-70 के समथिंग एक प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पढ़ना बड़े ध्यान से है और बड़े लगन से मेरे साथ साथ बोलते जाना है जो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आपको ये क्वेश्चन मतलब बेनिफिट है आपके लिए। और आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को लगाएं और अपने जो आपका है मतलब अचीव करने का, उसको अचीव कर पाएँ जल्द से जल्द। हम इसमें जीएस के प्रैक्टिस सेट जो कराएंगे वो हम करवाएंगे 100, क्योंकि एक प्रैक्टिस ये जो जीएस का पोर्शन होता है वो काफ़ी वेटेज वाला होता है। तो हम एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको 25-25 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी से बेस्ट तैयारी हो जाए। और जब मैं अभी जैसे ग्रुप डी के दोबारा से 22 तारीख से दोबारा से फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, जो 22,000 वैकेंसियाँ आई हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। और जो फरवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी का, उसके लिए बेनिफिट है। अभी टेक्नीशियन वगैरह और बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम आएंगे एनटीपीसी से, तो उसके लिए बेनिफिट है एक तरीके से ये सभी के लिए।
चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारा दे रखा है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अब। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? कौन सा पाया गया? आप लगाइए। बालाथल या खंडारिया या मांडवा। ये आपको पता ही होगा, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा लोथल पाया गया है। कौन सा पाया गया? लोथल पाया जाता है। इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में करेंगे हम। अभी क्वेश्चनों को हम मतलब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर जो हम एक क्वेश्चन को एनालिसिस ज़्यादा ही कर जाएंगे, फिर एनालाइज करने लगेंगे, तो उसमें हमारी वीडियो का मज़ा नहीं रहेगा आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि आपको एनालिसिस बाद में दिखाएं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले क्वेश्चनों को रीड करने का, और आपके माइंड में सेट कराने के लिए हम ये कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है, जिसमें पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता एंड सांख्य दर्श सिद्धांत के लेखक कौन है? इन तीनों जो किताबें हैं, जो भी ये दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? तो इसमें से आचार्य, ये तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य नहीं है। ये है वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं हम। निम्न में से किस की मृत्यु चौहान पोलो खेल होता है। दो घोड़े होते हैं, जिन पे 2 व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ भाला लेके चलते हैं। तो उस तरीके का ये पोलो खेल होता था। खेलते हुए किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? ये कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी? ये हमारा आपको सभी को ही पता होगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन है इसका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चौहान पोलो खेलते हुए ये मृत्यु हो चुकी थी इसकी। क्वेश्चन नंबर डी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या है? आपने सुना होगा उस समय में एक राजा था, वो क्या नाम था उसका? जॉन किंग था। जो भी उनका नाम था उसके नाम पर था, ये जॉन कंपनी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किले का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? एक किले का निर्माण करवाया गया था। किसका? कौन से किले का निर्माण करवाया गया था? आप बताइए। आप इसमें सेंट एंजेलो फोर्ट है, सेंट थॉमस फोर्ट है, इमैनुअल फोर्ट है, सेंट डेविस फोर्ट है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा आंसर है? सेंट एंजेलोना फोर्ट। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलवे पूछता है। इनको हम इग्नोर करते हैं ज़्यादा, पर ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। देखो, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। भारत में किस प्रकार की सरकार होती है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? आप बताइए, सभी को पता होगा किस तरीके की, मतलब क्या है भारत में, कैसी सरकार है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार है। राज्यसभा, लोकसभा, इस तरीके की सरकार है। राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश में इस तरीके के चुनाव होते हैं, तो उसको लोकतांत्रिक देश के सहारे हमारे संसद में चुन के आते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, किसी लोक सेवा को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? क्या बनने की अनुमति नहीं है? लोक सेवा को नियमित करने के लिए किसकी नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सांसद। क्या बनने की? सांसद। किसी भी लोक सेवा को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? सांसद बनने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? किसने रखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, एम.बी.एन. राव। इन दोनों में बी.एन. राव और बी.एन. राय के मतलब थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो जाता है। जब दोनों ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन सा होता है। इनमें बी.एन. राव हो जाता है, बी.एन. राय हो जाता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर डी होता है इसका बी.एन. राय। एम.एन. राय क्या होता है? डी। क्वेश्चन नंबर 9 का है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधान परिषद के प्रति जवाबदेही होती है। क्वेश्चन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य सभा के प्रति जवाबदेही होती है। नहीं, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। कौन सा? 9 का डी, राज्य के विधानसभा के जवाबदेही होती है। विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के। आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली दी थी? अब ये बताइए, संघीय पूछ रहा है ना, संघीय बताइए, संघीय सरकार की फेडरल सरकार की प्रणाली दी थी, किसने दी थी? 10 का ये कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 10 का चीन हो जाएगा, संघीय चीन। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, गैस, धूल और अरबों के तारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 11 का है, क्या कहलाता है? धूल, गैस, धूल, अरबों तारों का आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा में ही मतलब हमारी पृथ्वी है, सूर्यमंडल है और बहुत अनेकों तारे पाए जाते हैं जिनकी हमें पता ही नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी एक पृथ्वी है जिस पे जीवन है। नहीं, हमारी गैलेक्सी में कितनी अनोखी पृथ्वियाँ हैं, ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं 9 ग्रह के अलावा। गंगा मैदान के इलाकों में मिट्टी, गंगा मैदानों के इलाकों में मिट्टी जो पाई जाती है, किस तरीके की पाई जा रही है? ये क्या है? कछारी। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हमारा आग्नेय चट्टानों का ऑप्शन नंबर सी है, 13 का सी। ऑप्शन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है? कौन सा बसा हुआ है? ये तो आप सभी को पता लगा सकते हो, हुगली, कोलकाता। क्या है? कोलकाता। अब ये है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू मून, जिसे ब्लू मून कहा जाता है,
क्या है, ब्लू मून क्या है, एक किस तरीके का ब्लू मून है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है हमारा आंसर देखते हैं। महीने में आने वाला पहला चंद्र पूरा चंद्रमा, महीने में आने वाला दूसरा चंद्रमा। इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, महीने में आने वाला दूसरा चंद्रमा, चांद, ठीक है, होता है। निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है, कौन सा है जी। ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बीमा। क्या है, बीमा। 16 का आंसर है बीमा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद खालिस्तान है, भाग श्रम है, बताइए क्या हो सकता है। परिवर्तनीय लागत, सीमांत लागत, निश्चित लागत, टोटल लागत, क्या होता है। 17 का हमारा इसका हो जाता है टोटल लागत। कुल लागत होगी, औसत जो होता है कुल बटे श्रम, मतलब संख्या, कुल और संख्या मतलब कुल टोटल बटे संख्या होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जब तक एमपी सीमांत उत्पादक औसत उत्पादक एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पादक रहता है। कैसा रहता है, हास्यमान दर के साथ रहता है, बढ़ जारी रहता है, स्थिर रहता है, गिरना जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का होता है बढ़ना जारी रहता है। क्या रहता है, बढ़ना जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उगादी, युगादी के नाम से जाना जाता है क्या, बताइए आप मुझे तो यही लग रहा है, वो आप भी देख लीजिए एक बार। उगादी, युगादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल से लेकर उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस मनाया जाता है। आप देखिए, मुझे बिहार है या छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, उड़ीसा। याद रखना है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों कर्नाटक तेलंगाना ये पूछता है, ये वाला इस तरीके का पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किस की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को बताना होगा। इसका डायनामाइट, किसका, डायनामाइट का, डायनामाइट का 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। किस नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी। ऑप्शन नंबर द हेग में, द हेग में है। ऑप्शन नंबर 23 का भारत में पहली बार ओलंपिक खेल कब कहाँ हुए थे। कब कहाँ हुए थे जी, कब पहली बार कब भाग लिया गया था, कब भाग लिया गया था। क्या आंसर है इसका, 23 का 1920 हो जाएगा इसका, 1920, 23 का 20। श्री भगवान
महावीर सरकारी संग्रहालय में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। खालिस्तान है। 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर तो आपने सभी ने पढ़ी होगी, तो किसका आ जाता है इसका? सूरदास। कौन हो जाता है? सूरदास। यहीं से ही पता लग जाता है। सूरसागर आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, जो कृष्ण के भक्त थे, प्रिय भक्त थे। ठीक है, हमने 25 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। आप सभी ने अच्छे से देखे भी होंगे। एक बार और आप पढ़ लेना, ध्यान से देखना आपको। अब हम देखते हैं, ये हमने सारे क्वेश्चन लगाए हैं और ये हमारे आप देखेंगे आंसर की है। ये आपको देखनी होगी किस तरीके से, क्या क्वेश्चन सही हैं क्या गलत हैं आपके। ठीक है, आपको लगाना है इसमें से और आपको कमेंट में अपने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं मुझको। ओके, गुड। अब हम देखते हैं अगला एनालिसिस, इन्हें करते हैं। अब हम जो क्वेश्चन हमने सारे पढ़े हैं, उन क्वेश्चनों में अब उसका जो विश्लेषण दे रखा है, हमें सॉल्यूशन दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें उसमें और क्वेश्चन अच्छे से मिल जाए और क्वेश्चन मिलने का कारण हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और जो हमने जो पढ़ा है वो हमारा रिवाइज हो जाए। ओके, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा था हड़प्पा युगीन, मतलब पूछ तो उसमें ये रहा था कि हड़प्पा सभ्यता से गुजरात में कौन सा स्थान पाया गया था। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था हमारा धोलावीरा। क्या दे रखा था? धोलावीरा। नहीं तो लोथल भी हैं, बहुत सारे और राज्य भी हैं, मतलब बहुत सारे स्थान हैं, पर धोलावीरा उसमें ऑप्शन में दे रखा था। अब पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा, जो संयुक्त राष्ट्र मतलब एक संयुक्त राष्ट्र कहा जाता था उस समय पे से, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में। अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल आपको पढ़ना होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो जाता है, संयुक्त तक तो आपको पता लग जाएगा। पूछेगा संयुक्त कौन सा राज्य है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, तो ये पूछेगा गुजरात हो जाता है उसका। और फिर पूछेगा ये हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा जो स्थान था, इसको यूनेस्को के कौन से वैश्विक धरोहर में सूची में कब शामिल किया गया था? 21 जुलाई 2021 को इसे शामिल किया गया था वैश्विक धरोहर में। ठीक है, ये रहा, ये एक तरीके का क्वेश्चन बन जाता है आपका, आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, और यहाँ आता है यह गुजरात के रण ऑफ द कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। अब ये पूछेगा क्वेश्चन आपका, धोलावीरा गुजरात के किस द्वीप पर है स्थित है? बेट द्वीप पर। और फिर पूछेगा कौन सी जगह पर है। फिर वहाँ ऑप्शन इस तरीके के होंगे, रण ऑफ द कच्छ, खादिर बेट, इस तरीके का होगा, तो आपको ये लगाना होगा। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन मिल गए आपके शुरू का ही। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, कौन सा? गुजरात का कौन सा? चौथा, गुजरात का चौथा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता पहला आता है, जबकि भारत 40वां स्थल है, जबकि भारत का 40वां स्थल। इसकी खोज सबसे पहले 1967 और 68 में पुरातात्विक जगदीपति
जोशी ने की थी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो भी है ना, ये भी पूछेगा खोजकर्ता कौन था, कब खोज हुई थी, तो ये भी आपको पता लगाना है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये वाला सिंधु सभ्यता का पहला भारत का 40वां स्थल है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य दर्शन के लेखक वराहमिहिर थे। इन्हें पुस्तकों में त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। इन्होंने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड सूत्र किसने दिए हैं, संबंधित सूत्र किसने दिए हैं, तो वराहमिहिर ने दिए हैं। और ये त्रिकोणमिति के ज्ञान परिचायक थे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये आपको पांच सिद्धांत थे, इनके 5 सिद्धांत थे। विफलित ज्योतिष और स्थान थे, दिलाया गया था। ये जो राजनीतिक दर्शन के कौटिल्य और व्याकरण के पाणिनि और विधान के मनु, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें एक ये भी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब बच्चे इनको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है रेलवे में, क्योंकि इस बच्चा इन पर ध्यान नहीं देता है। ये विधान, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मनु का विधान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी, पहली बात तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें सीधी सी इम्पोर्टेंट बात है एक, ये क्या है, ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन बताइए। 1206 से 1210 तक था शासनकाल, इतना था। कौन से समय से था, कौन सा इसका शासन था, कौन से उससे आता था, गुलाम वंश से आता था, गुलाम वंश का था ये, किसका सेनापति था, कहाँ से आया था, इसके ये कौन था, इस तरीके से आता है। देखो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में, मृत्यु 1210 में हुई थी। लाहौर से चौहान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, ये लाहौर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक दास या गुलाम कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, गोरी को मोहम्मद गोरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश इसलिए पड़ा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन, उसको इल्तुतमिश को कहा जाता है। और गुलाम किसको कहा जाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर में भारत की पहली मस्जिद बाउ उल इस्लाम बनाई थी। इसको भी याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में पहली एक मस्जिद बनाई थी, बाउ उल इस्लाम बनाई थी। इसका निर्माण कहाँ करवाया था, दिल्ली में करवाया था, जो कि विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। अब ये तो हमें पता नहीं है कि विष्णु मंदिर के उस निर्माण में बनवाई गई थी। अब जो भी है ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है अजमेर संस्कृति, ये भी इसमें रिलेटेड है। अजमेर में संस्कृति विद्यालय के स्थान पे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बना था इसका, क्योंकि एक
ये जो बनाया गया था ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम पड़ा था। निर्माण करवाया था सूफी संत कुतुबुद्दीन ऐबक। सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आपको ये बात याद रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संत कवि था, संत तो जो था जिसको मानता था, वो गुरु मानता था, वो कौन था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, जिसकी याद में उसने कुतुब मीनार को बनवाया था। और कुतुबुद्दीन को एक नाम से और जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श के नाम से क्योंकि वो लाखों का दान दिया करता था। उसे एक और नाम से जाना जाता था, कुरान खान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह सुरीले स्वरों में कुरान को पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान का एक नाम भी दिया गया था। ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जोन कंपनी के नाम से जानी जाता है, ठीक है, इसमें यही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सेंट एंजेलिना पोर्ट केरल के कन्नौर नगर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्नौर, ये यहाँ पर जो आ जाता है, आप इसमें यही दे दिया। एंजेलिना पोर्ट कहाँ पर है? केरल में है, कन्नौर के नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1505 में किया था पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा द्वारा करवाया गया था, ठीक है। पुर्तगाली के बाद इस टचों का नियंत्रण हो गया और तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया और वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। किसके अधीन है? भारत के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। कौन सा किला नाम है? सेंट एलेंजो पोर्ट हो जाता है। और ये इसे पुर्तगालियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। पुर्तगालिया का जो किला था, किसने अपने नियंत्रण में ले लिया था? किसने लिया था? टच ने लिया था। टचों के बाद किसने ले लिया था? अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों के बाद भारत में जो उसे एक पुरातात्विक सर्वेक्षण का नाम दे दिया गया, विभाग बना दिया गया, सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय सरकार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका लोकतांत्रिक और विधायिका के माध्यम से प्राप्त की जाती है। विधायिका प्रति उत्तरदायित्व। इस प्रकार की संसदीय प्रणाली कार्यपालिका विधायिकों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। क्या है? परस्पर संबंधित है। ये हमें समझना चाहिए। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये इसमें से पूछेगा। संसदीय प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। संसदीय प्रणाली में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। तांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें 2 प्रकार के वैदिक विधायिका होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका और लोकतांत्रिक। वैदिक विधायिका के माध्यम होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इस प्रकार की संसदीय प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका पालिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सभी। लोक सेवा सामान्य अर्थ है कोई भी सरकारी अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे किसी भी सरकारी कामकाज के लिए नियुक्त किया जाता है, जो लोक सेवा सांसद बनने की अनुमति नहीं है, जबकि वह किसी भी विद्यालय का उपकुलपति और मंत्रिमंडल सचिव, केंद्रीय मंत्रिमंडल निजी और सचिव बन सकता नहीं।
निजी सचिव बन सकता है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में औपचारिक रूप से M.N. राय द्वारा भारत के संविधान सभा में गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया है कि साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव द्वारा व्यवहारिक रूप से इसे दिया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, ये जो है 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, ये ठीक है, स्वीकार किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, ये नाम याद रखने वाले हैं और सन याद रखने वाली हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन किसने किया था? लाहौर अधिवेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अधिवेशन किया था वो किसके लिए किया था? संविधान के बारे में जिक्र करने के लिए किया था। इसमें एक पूर्ण संविधान मानने की, पूर्ण आज़ादी मांगने की एक लहर चली थी इस अधिवेशन में। और ये अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में शुरू हुआ था। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता से सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(2) में होता है। ठीक है, दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चीन में संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, वरन यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और चीन, जापान, फ्रांस आदि हैं। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन, अरबों तारे, धूल, गैस, बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बनने वाले विशाल बादलों के संचय से होती है, जिससे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से? यहाँ से आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैसों से बनने वाले विशाल बादल के संचय से होती है, जिसको क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुध मेखला और मिल्की वे सर्पिल आकृति की है। ये हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। इसलिए ही मैं आप सभी को ये करा रहा हूँ एनालिसिस, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाएं और आप इन्हें भूलें ना। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत उत्तर मैदान, कछरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ज्वारा आच्छादित है। हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निरपेक्ष क्रिया द्वारा निर्यात एक विशाल तथा महत्वपूर्ण मैदान स्थित है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ये भी कहते हैं। गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है, विशाल मैदान को। इसमें जलोढ़ मिट्टी उर्वरता और दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ज्वालामुखी के ऊर्ध्वाधर के दौरान भूभाग से निकलने वाले लावा ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैले में बदल जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, ओके, ये रहा, कहा जाता है, इम्पोर्टेंट यहाँ से। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट और पेंगनाइट और डैनोराइट और पिंचरस्टोन आदि अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। अगला आ जाता है, ये हमारे 14 नंबर क्वेश्चन है। शहर और नदी के किनारे हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। कटक महानदी के किनारे हैं। गंगटोक है रानीचू नदी। चेन्नई है कुंभम। उत्तरी वाडेयाकर नदी। दक्षिणी कोर्थीलियार पश्चिम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कैलेंडर माह 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसके मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल 31 दिन से कम होना है। जब किसी वर्ष विशेष 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ से ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। उत्पाद उपपरिव्यय वे लागत हैं जो उत्पाद सापेक्ष नहीं है, यानी उत्पाद मात्रा भले ही कुछ भी हो स्थिर रहती है, जैसे कि बीमा, मूल्यह्रास और रखरखाव जैसी। क्वेश्चन है 17 नंबर। अर्थशास्त्र औसत उत्पादन इनपुट और उत्पादन के कारण जैसे श्रम और भूमि द्वारा उत्पादित औसत आउटपुट उत्पादों में संबंधित करता है। इस कंपनी को परिवर्तनीय इनपुट में विशेष संयोजन के साथ उत्पादित कुल आउटपुट मापने का तरीका है। मैंने बताया था ना, औसत कुल लागत श्रम, ठीक है, संख्या कुल लागत जो कुल संख्या बटे संख्या होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन लागत सिद्धांत के अनुसार सीमांत उत्पादक MP औसत उत्पादक AP अधिक रहने पर औसत उत्पादक बढ़ना जारी रहता है। सीमांत लागत गणना अतिरिक्त कुछ वस्तुओं के निर्माण की आवश्यकता कुल विशेष रूप से की जाती है। सीमांत लागत कुल व्यय में परिवर्तन, उत्पादित इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये फॉर्मूले जो है ना, ये डायरेक्ट आ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुड़ी पड़वा या वर्ष
प्रतिपदा चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा मनाया जाता है। इससे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। कर्नाटक और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि युगादि नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखना। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय राज्य उड़ीसा का 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में मध्य काल तक उड़ीसा राज्य कलिंग के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के ओड्र से हुई है, जो राज्य की स्थापना भगरती वंश के राजा ओड्रस ने की है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो ये बन जाता ना, ये बन जाता है, ये सीजीएल से बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे उठपटांग क्वेश्चन जो बनते हैं सीजीएल में आते हैं ज़्यादातर। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। ये अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के व्यक्ति थे, रसायन शास्त्र के इंजीनियर थे, जिसने डायनामाइट नामक विस्फोटक आविष्कार 1867 में किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, सन भी। 22 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर वर्ष 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त में 6 प्रमुख अंगों में यह एकमात्र संस्था है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इनमें वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआओ डोनाग हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था, परंतु सर्वप्रथम संगठित रूप से 1920 में एडस्टम बेल्जियम ओलंपिक भारतीय टीम के प्रतिभागी थे। क्वेश्चन नंबर 24 है। भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में स्थित पुरातात्विक संग्रहालय। इसकी स्थापना 1982 में सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्वपूर्ण प्राचीन कलाकृति की रक्षा के लिए किया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला 82 में। और किसने किया था? ये प्राचीन कलाकृतियों के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। तुलसीदास की भक्ति हिंदी भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध संत सूफी दास, जिनका जन्म व मृत्यु के संबंध में काफ़ी विवाद हैं, परंतु इनका समय संभवतः 16 से 17 शताब्दी के मध्य माना जाता। कहा जाता है कि जन्मत परंतु सगुण बनाने की अद्भुत क्षमता है। संगीत और प्रारंभ प्रवीण थे। सूरदास ब्रजभाषा लिखित कृष्ण भक्ति पादुकों में 3 ग्रंथ संकलित किया गया है। सूर सागर। यह आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप सभी साथियों से निवेदन यही है, आप साथियों से सभी से विनती यही है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जैसे आपको क्वेश्चन लगे हों, किस तरीके से हमने पढ़ाया है, उसका रिव्यू ज़रूर दें। और अपने जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वॉचिंग, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू।
सभी साथियों को।